हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज की ये क्लास आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट को दिख रहा होगा, चैप्टर का नाम है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये आपका चैप्टर 2 है, एनसीईआरटी क्लास 10। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना होगा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था में एक्टिविटी होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है इकोनॉमिकल एक्टिविटी और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये आपका इकोनॉमिकल एक्टिविटी बेस्ड है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटी किसे कहते हैं, तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी या फिर आर्थिक गतिविधियों की बात करते हैं तो आर्थिक गतिविधियां वो गतिविधियां होती है जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है। यानी जब हम जिस अर्थव्यवस्था में रहते हैं वहां पे जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं जिससे हमें आर्थिक लाभ होता है, हमें धन का अर्जन होता है, उन गतिविधियों को ही आर्थिक गतिविधियां कहा जाता है। और साथ ही साथ ये देश के इकोनॉमी के डेवलपमेंट में भी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। यानी ये गतिविधियां देश के आर्थिक विकास में योगदान देती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं ये 3 सेक्टर्स में की जाती हैं। पहला जो सेक्टर है इसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, यानी हिंदी में प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा है आपका सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा है आपका टर्शरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र। अब हम बात करते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। तो प्राइमरी सेक्टर में जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं इनका यूज किया जाता है। इसमें बेसिकली आपका एग्रीकल्चर होता है यानी कृषि, माइनिंग यानी खनन, इसके अलावा फिशिंग यानी मत्स्य पालन, मछलियों को पालना, इसके अलावा और ये सारे एज अ रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं आपके सेकेंडरी सेक्टर में। अगर ये ध्यान से देखें और समझें तो जो प्राइमरी सेक्टर होता है इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे लिख लीजिएगा कि प्राइमरी सेक्टर को कृषि क्षेत्र भी या एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड है आपका सेकेंडरी सेक्टर यानी आपका द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है यानी विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो रॉ मटेरियल है उसका यूज करके जो वस्तुएं हैं यानी गुड्स हैं उनका उत्पादन किया जाता है, उनका प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे इसमें मैंने आपको बता रखा है कि प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल, कच्चे माल का प्रसंस्करण करना, उससे उसका मैन्युफैक्चरिंग करना और उससे फिनिशिंग गुड्स या डेली लाइफ में यूज किए जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन करना। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो चीनी उद्योग यानी शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कॉटन, जिससे हम कॉटन कपास का यूज करके हम कपड़ों का उत्पादन करते हैं, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके अलावा सीमेंट उद्योग यानी सीमेंट इंडस्ट्री, जिसमें हम क्या करते हैं, हम जो चूना है उससे जो है सीमेंट का निर्माण करते हैं। तो ये भी आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एग्जाम्पल है। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री जहां पे कागजों का निर्माण किया जाता है। तो ये सभी सेकेंडरी सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसे लिख लीजिएगा। सर्विस सेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत सेवाएं प्रदान की जाती हैं, यानी इसके अंदर आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात के साधन, बैंकिंग हो गया, शिक्षा हो गया, इसमें टीचर, लॉयर, डॉक्टर्स, ये सारे आपके इसके अंतर्गत आते हैं और ये क्या करते हैं, आपको समर्थन देते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह हमारे इकोनॉमी में 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी को एग्रीकल्चर सेक्टर कहा जाता है, सेकेंडरी को आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं और टर्शरी को हम सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं डिटेल में प्राइमरी सेक्टर के बारे में। प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं यानी प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत वो सारी गतिविधियां या वो सारी एक्टिविटीज आती है जो जिसमें डायरेक्टली हम नेचुरल रिसोर्सेज का, प्राकृतिक संसाधनों का यूज करते हैं। जैसे इसे कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जितनी भी गतिविधियां होती, जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, लाइक खेती करना, डेयरी फार्मिंग करना, फिशिंग करना, फॉरेस्ट्री यानी वानिकी, इसके अलावा पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री और माइनिंग यानी खुदाई करना। तो ये सारा खनन का काम करना, ये सारी एक्टिविटी आपकी प्राइमरी सेक्टर में आती है और इसे प्राथमिक क्षेत्र के एग्रीकल्चर बेस्ड सेक्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पहुंचते हैं, नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं, इसको द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो आपका प्राथमिक क्षेत्र है उससे कच्चे माल को लेकर के इसमें वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें वस्तुओं का उत्पादन होता है।
जैसे कॉटन से कपड़ा बनाना, वो आपका इसमें आएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। गन्ने से, शुगर कैन से शुगर चीनी बनाना, वो शुगर इंडस्ट्री में आएगा आपका। इसके अलावा खुदाई करके लौह अयस्क यानी आपका आयरन ओर निकालना, इससे कौन सी डेवलप होगी इंडस्ट्री? स्टील इंडस्ट्री। इसके अलावा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इसमें किसका यूज होगा? इसमें आपके खनिज का यूज होगा, मिनरल्स का यूज होगा। मिनरल्स को निकालने के लिए हम खनन करेंगे, जो आपका एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो जो भी रॉ मटेरियल है वो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिलता है। इसमें फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण करना, वस्तुओं का उत्पादन करना, खाने योग्य जो वस्तुएं होती हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, ये सारी एक्टिविटी जो है आपकी सेकेंडरी सेक्टर के एग्जाम्पल है। इन एक्टिविटीज को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेगा, क्योंकि एग्जाम्पल के फॉर्म में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं एमसीक्यू में। आपसे पूछ लेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसका एग्जाम्पल है, या शुगर इंडस्ट्री किसका एग्जाम्पल है। समझ में आया? तो इसे नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्शरी सेक्टर को। टर्शरी सेक्टर जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है? सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसमें प्राथमिक और जो आपका द्वितीय क्षेत्र है, यानी कहने का मतलब है जो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है, ये सेक्टर को ये क्या करती है? सेवाएं प्रदान करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसमें इसका एग्जाम्पल है आपका बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इसके अलावा कम्युनिकेशन जिसमें आप इंटरनेट वगैरह का यूज करते हो, टेलीफोन का यूज करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, एजुकेशन, अगर एक टीचर आपको पढ़ा रही है, आप उनसे एजुकेशन ले रहे हो, तो वो भी एक सर्विस है। इसके अलावा हेल्थ केयर फैसिलिटी या हेल्थ केयर सेवाएं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके, जिसमें आपका डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करता है, ये भी एक तरह की सर्विस प्रोवाइड करना है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके टर्शरी सेक्टर के। तो आई होप आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा अच्छे से। अगर नहीं लिख रहे हो तो पिक्चर्स बना करके भी उसको याद करने के ट्रिक के फॉर्म में बना सकते हैं पिक्चर, ताकि आपको चीजें अच्छे से याद रहें, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं तीनों सेक्टर को। तीनों सेक्टर का कंपैरिजन के ऊपर कई बार 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको तीनों सेक्टर को एक बार दिया है। कंपैरिजन जब भी आएगा आप हमेशा टेबल बनाकर ही करेंगे, क्योंकि टेबल के आपके मार्क्स होते हैं। कंपैरिजन टेबल बना करके ही किया जाता है पूरे फॉर्मेट में। सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं। इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है? इसमें जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उनका सीधे यूज किया जाता है आपका प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं, इसमें रॉ मटेरियल का, कच्चे माल का प्रयोग करके वस्तुओं का प्रोडक्शन या उत्पादन किया जाता है, फिनिशिंग गुड्स तैयार की जाती हैं। टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं, इसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं लोगों को और अन्य क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करना टर्शरी सेक्टर का काम होता है, सर्विस प्रोवाइड करना। अल्टरनेटिव नेम की बात करते हैं तो जो आपका प्राइमरी सेक्टर होता है इसको एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं, इसको क्या कहा जाता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं तो इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में आपकी होती है फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग यानी कृषि, मत्स्य पालन, खनन, डेयरी उत्पादन, ये सारा आपका किस में आएगा? प्राइमरी में। अगर सेकेंडरी की बात करते हैं तो इसमें आपका टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग, स्टील, कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य, ये सारा आपका सेकेंडरी का एग्जाम्पल है। टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधन या परिवहन के साधन, और एजुकेशन, शिक्षा, इसके अलावा टीचर्स, डॉक्टर, पर्यटन, ये सारा आपका टर्शरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। तो आई होप आप लोगों ने इसे अच्छे से समझ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ 3 सेक्टर्स, यानी तीनों क्षेत्र की परस्पर निर्भरता। किस तरह ये तीनों क्षेत्र जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हम बात करते हैं इन तीनों सेक्टर की, तो तीनों सेक्टर जो है आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। कैसे, उसको समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ कॉटन का प्रोडक्शन, कॉटन का की जो खेती की जाएगी वो किस में आएगा? एग्रीकल्चर में। उस कॉटन से को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके उसको कपड़ा मिल में कपड़ा तैयार करना, वो किस में आएगा? आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। फिर उस कपड़े को तैयार कपड़े को परिवहन साधन का प्रयोग करके दुकान तक लेके जाना, ये किस में आएगा? टर्शरी सेक्टर में। समझ में आया? इस तरह ये तीनों सेक्टर जो है एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। जो भी रॉ मटेरियल है वो आपको प्राइमरी सेक्टर से मिलता है, गुड्स जो तैयार किया जाता है वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है, उस गुड्स को मार्केट तक की शॉप तक पहुंचाया जाता है वो आपका टर्शरी सेक्टर में आता है। तो ये तीनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है या इंटरलिंक्ड है। इसके अलावा हम दूसरा एग्जांपल वीट का ले सकते हैं। वीट का प्रोडक्शन जो किया जाएगा, वीट का जो उत्पादन किया जाएगा, खेती जो की जाएगी वो किसमें की जाएगी? एग्रीकल्चर सेक्टर में यानी प्राइमरी सेक्टर में। उससे जो आटा तैयार किया जाएगा वो किसमें आएगा? आपका सेकेंडरी सेक्टर में, मिल में जो आटा तैयार किया जाएगा। फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा यातायात के साधन का प्रयोग करके, मार्केट में जाएगा जहां से इसको हम लोग यूज करेंगे, तो ये किस में आएगा? टर्शरी सेक्टर में। इस तरह प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय
यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी तीनों सेक्टर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और एक दूसरे के बिना काम अधूरा है इनका। समझ में आ गया? और ये तीनों हमारे देश की इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये कैसे पता चलता है? इसको जानने के लिए हमें देश की जीडीपी का पता लगाना पड़ता है। जीडीपी जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। कहने का मतलब है टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। एक साल में देश के अंदर ही जितनी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है, टोटल वैल्यू होती है, उसको ही जीडीपी कहा जाता है। और जीडीपी से ही हमें यह पता चलता है कि देश की इकोनॉमी में जो फर्स्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है, इसका कितना योगदान है, देश का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, देश कितना तरक्की कर रहा है, इन सब चीजों के बारे में हमें जीडीपी के से ही पता चलता है। समझ में आया? अब हम बात करते हैं कि जीडीपी की जो गणना है या कैलकुलेशन है, ये किसके द्वारा की जाती है, कौन करता है? तो जो जीडीपी निकालने या फिर इसका जो कैलकुलेशन किया जाता है, ये एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा किया जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSP कहते हैं शॉर्ट में इसको, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इनके द्वारा जो है, इनके अंडर में ये वर्क करता है एनएसओ, और एनएसओ ही कैलकुलेट करता है आपका जीडीपी को, और जिससे हमें ये पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था में तीनों सेक्टर का कितना योगदान है और देश का डेवलपमेंट कितना हो रहा है इनकी वजह से। ये सारी चीजें हमें इससे ही पता चलता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इससे हम जो है अपने इकोनॉमी का मेजरमेंट कर सकते हैं, इससे हम जो परफॉर्मेंस है इकोनॉमिकल लेवल पे उसकी तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके अलावा उसी के बेसिस पे जो है हम आने वाले टाइम पीरियड के लिए पॉलिसीज बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं या फिर इन तीनों सेक्टर में और भी बेहतर करने के प्रयास कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो फाइनल गुड्स हैं, फाइनल गुड्स और जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, इनके साथ कई बार जो है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आती है, दोहरी गणना की प्रॉब्लम आती है। ये क्या होता है? फाइनल गुड्स आप सबको समझ में आ गया, ऐसी वस्तुएं जो आप जो है फाइनली यूज करने के लिए तैयार है, उससे अब कुछ और नहीं बन सकता, उसे हम फाइनल गुड्स कहते हैं। यानी फाइनली हम उसको खरीदेंगे और उसको यूज करेंगे, वो आपका फाइनल गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती है, यानी मध्यवर्ती वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनसे कुछ और भी बन सकता है। जैसे गेहूं है, गेहूं से आप बिस्किट बना सकते हो, गेहूं से आप ब्रेड बना सकते हो। समझ में आ रही है? तो वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स है। तो कई बार जो हम जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं, उस कैलकुलेशन के टाइम पीरियड में, गणना के टाइम पीरियड में हमारी जो है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आती है, दोहरी गणना की प्रॉब्लम आती है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि वीट से अब ब्रेड बना, इसमें भी वीट है और हम वीट को भी काउंट करें, ब्रेड को भी काउंट करें, इसका मतलब वीट को 2 बार काउंट किया जा रहा है। ऐसे में हम क्या करेंगे, जो इंटरमीडिएट वस्तु है या इंटरमीडिएट गुड्स है उसको काउंट ना करके हम क्या करेंगे, जो फाइनल गुड्स है उसको काउंट करेंगे, ताकि हमारा जीडीपी का कैलकुलेशन करने के बाद एक्यूरेट हमें पता चल सके या लगभग ऑलमोस्ट सही पता लग सके कि कितना कंट्रीब्यूशन है और कितना डेवलपमेंट हो रहा है। समझ में आया? इसके बाद हम बात करते हैं कि इन तीनों क्षेत्र का हिस्टोरिकल लेवल पे क्या क्या योगदान रहा है। अगर हम इनिशियल फेज की बात करते हैं तो इनिशियल फेज में जब 1947 में देश आजाद हुआ था, उसके बाद सबसे ज्यादा जो लोग लगे हुए थे वो लगे थे आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में, और उसके बाद आपका जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें। कहा जाता है कि देश की 60% जो पॉपुलेशन है वो आपकी एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटी करती थी, यानी हमारा जो देश था वो कृषि प्रधान देश था, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे लोग जो है प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और फिर टर्शियरी सेक्टर की तरफ मूव करने लगे। समझ में आया? तो स्टार्टिंग में आप देखोगे प्राइमरी सेक्टर में लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा है, लोग ज्यादा वर्क कर रहे हैं, जीडीपी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और इसके बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था आपका 1960s के टाइम पीरियड में, 1960 के दशक में, तो उस ग्रीन रेवोल्यूशन से भी हमारी जो जीडीपी है वो ग्रो करती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली जाती है, तो सेकंड फेज में आते आते जो है सेकेंडरी जो सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है, उसका एक्सपेंशन होना शुरू हो जाता है, और नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसके आने की वजह से जो इंडस्ट्रीज है उसका एक्सपेंशन होने लगता है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, लार्ज स्केल के जो इंडस्ट्रीज है उनका डेवलप होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज का डेवलप होता है। लोग जो है बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करना शुरू करते हैं।
फिर धीरे धीरे और भी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, और भी देशों के साथ इंटरेक्शन होता है। हमारी टेक्नोलॉजी जो आज के टाइम पीरियड में देखो कितनी एडवांस हो गई है, ठीक है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली गई, वैसे वैसे जो टर्शियरी सेक्टर में लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ने लगा। अब बहुत सारी एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, उनकी ब्रांचेस हमारे इंडिया में है, लोगों को अच्छी जॉब मिल रही है, अच्छी सैलरी मिल रही है। आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन चीजें ऑर्डर कर सकते हो, फूड ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको कहीं घूमने जाने का मन है, आप नहीं जा पा रहे हो, तो घर बैठे बैठे पूरा आप विजिट कर सकते हो, घर बैठे बैठे उसकी वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा किसी से बात करनी है, वीडियो किसी से मिलना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। कहने का मतलब है कि आज के टाइम पीरियड में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई, इसका सबसे बड़ा रीजन है लोगों का इंटरेस्ट तेजी से टर्शियरी सेक्टर की ओर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी में जो टर्शियरी सेक्टर है या सेवा क्षेत्र है उसका योगदान बहुत ज्यादा हो गया है पहले की तुलना में। समझ में आ गया? तो इस तरह देश की जो जीडीपी है आज के टाइम पीरियड में एट प्रेजेंट टाइम, उसमें जो टर्शियरी सेक्टर है या सेवा क्षेत्र है उसका योगदान, उसका पार्टिसिपेशन हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो देश की जीडीपी का जितना एक्सपेंशन हो रहा है उसमें आपका टर्शियरी सेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं कि टर्शियरी सेक्टर का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, इसकी इतनी ज्यादा इसकी वैल्यू क्यों है। तो सबसे पहले मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। तो आज के टाइम पीरियड में जो टर्शियरी सेक्टर है उसकी वजह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, बड़ी बड़ी मशीनों की जो है इनोवेशन हुआ, उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर करने में, खेती करने में हम पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज करते थे, वहीं हम एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है उसका भी एक्सपेंशन हो रहा है। इसके अलावा जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसमें जो कच्चा माल खेती से हमें प्राप्त होता है, ऐसी इंडस्ट्रीज जो है तेजी से डेवलप कर रही है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप कर रहा है, बैंकिंग डेवलप कर रहा है, स्टोरेज सिस्टम हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा लोगों को जो है जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस फील्ड में, जिसकी वजह से लोगों की इनकम तेजी से बढ़ रही है। इसमें आपका हेल्थ केयर फैसिलिटी आपको मिलती है, एजुकेशन फैसिलिटी आपको मिलती है। लिविंग, इससे क्या हो रहा है, इससे लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जीवन जीने का स्तर है, वो पहले से और भी ज्यादा बेटर हो रहा है। साथ ही साथ जो आपकी आईसीटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसमें भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सूचना और प्रौद्योगिकी में इसका ग्रोथ लगातार बढ़ता जा रहा है। आज के टाइम पीरियड में इंटरनेट का यूज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इन सब का यूज बड़े लेवल पर हो रहा है। इसके अलावा जो इनिशियल सर्विसेज है यानी आवश्यक सेवाएं हैं, उनका एक्सपेंशन हो रहा है बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर, और ये सारा पॉसिबल हो पाया है आपका आज के टाइम पीरियड की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से। इसलिए जो आपका टर्शियरी सेक्टर है ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये देश की जीडीपी को बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में। जैसे जैसे सेक्टर जो है वो डेवलप करेंगे तो लोगों के पास जॉब की अपॉर्चुनिटी भी होगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अनएम्प्लॉय, उनके पास जॉब नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? आय अर्जित करने के लिए उत्पादक गतिविधियों में कार्य करना, यानी एंगेजिंग पीपल इन प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लाइवलीहुड। यानी पैसे कमाने के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं, किसी चीज या सेवा या फिर वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपके पास क्या है? रोजगार है, आप एम्प्लॉयमेंट, आपके पास एम्प्लॉयमेंट है, आपके पास जॉब है। रोजगार की बात करते हैं तो बेरोजगार वो होता है जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने की इच्छा तो रखता है लेकिन उसके पास काम नहीं होता, उसको बेरोजगार कहते हैं। समझ में आई? रोजगार या एम्प्लॉयमेंट किसको कहा जाता है, और अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगार किसे कहा जाता है? बेरोजगार वो होगा जो काम करने की इच्छा रखता है, विलिंग टू वर्क, बट उसके पास काम नहीं होता, तो उसको बेरोजगार कहते हैं। अब हम बात करते हैं जो आपकी बुक में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग। आपकी बुक में फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया है अल्प बेरोजगार के बारे में या अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं तो व्यक्ति जो काम करने की इच्छा तो रखता है लेकिन उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग उसको काम नहीं मिलता, तो उसको अल्प बेरोजगार कहते हैं। समझ में आया? ज्यादातर ऐसा कहाँ देखने को मिलता है आपको कि उसको क्षमता के अकॉर्डिंग काम नहीं मिलता? कई बार आपने एग्रीकल्चर फील्ड में देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। मान लीजिए एक एग्रीकल्चर फील्ड है, उसमें हमें 4 लोगों की जरूरत है, लेकिन उस पर काम 8 लोग कर रहे हैं, और उन 4 लोगों को से हटा भी दिया गया तो उस काम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो वहां पे आप देखोगे उस तरह की जो बेरोजगारी होती है उसको अल्प बेरोजगारी की कैटेगरी में भी रखते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी की कैटेगरी में भी रखते हैं, क्योंकि उसको उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा, उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा, तो इसको अल्प बेरोजगारी भी कहा जाता है या अंडर अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसमें आपको एक चीज और दी हुई है। अगर हम बात करते हैं कि ज्यादातर जो लोग हैं आपके एग्रीकल्चर फील्ड में स्टार्टिंग की फेज में लगे हुए थे, लेकिन जो आपका
एग्रीकल्चर फील्ड में जो लोग लगे हुए हैं उनसे हमारी जीडीपी पे इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना ज्यादा आपका टर्शरी सेक्टर से देखने को मिलता है। इसलिए हम जो कंक्लूजन पे या निष्कर्ष पे पहुंचे वो ये कि कृषि की उत्पादकता कम है। कहने का मतलब है प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर से कम है कंपैरिजन टू टर्शरी सेक्टर। क्लियर हुआ? इसके बाद हमने अंडर एम्प्लॉयमेंट समझा, अल्प बेरोजगार। अब हम बात करते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी प्रछन्न बेरोजगारी। प्रछन्न बेरोजगारी अल्प बेरोजगारी की तरह ही है, लेकिन अगर हम प्रछन्न बेरोजगारी या डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो इसका आप सबसे अच्छा एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिया था कि 5 वर्कर जो है वो एक फील्ड के ऊपर काम कर रहे हैं और 3 वर्कर जो है अलग से उसमें लगा दिए गए काम करने में, और जब इन दोनों को काम करके टोटल जो है प्रोडक्शन वो जो है सेम आ रहा है, लेकिन अगर इस 3 को हटा दिया जाए काम से तो भी इस प्रोडक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कहने का मतलब है एक पीस ऑफ लैंड है, उस पर काम करने की जरूरत है कि सिर्फ 5 लोग अगर काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, और लेकिन उस पर 8 लोग काम कर रहे हैं क्योंकि 3 लोग ऐसे भी है जिसके पास काम नहीं है, वो जबरदस्ती उस लैंड के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर उस 3 पर्सन को उससे हटा दिया गया तभी प्रोडक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इस तरह की जो बेरोजगारी होती है उसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या प्रछन्न बेरोजगारी कहा जाता है। यानी आवश्यकता से अधिक यानी रिक्वायर्ड से ज्यादा जो लोग हैं वो उस पर लगे होते हैं, उनको हटाने के बाद भी प्रोडक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की बेरोजगारी को हम डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट या प्रछन्न बेरोजगारी कहते हैं, और ये ज्यादातर कॉमनली हमें एग्रीकल्चर में या फिर कृषि में देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? अगर हम बात करते हैं अंडर अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की, अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट पैटर्न और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। सबसे पहले अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो रोजगार का मतलब होता है एंगेजिंग पीपल इन प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लाइवलीहुड, यानी आय अर्जित करने के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा जो भी उत्पादक गतिविधियों, जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी की जाती है, काम की जाती है, वो आपकी एम्प्लॉयमेंट या आपका रोजगार कहलाता है, क्योंकि इससे आपको अर्निंग होती है जिससे आप अपनी जो नीड है उसको फुलफिल कर पाते हो। अगर अनएम्प्लॉय की बात करते हैं, बेरोजगार की बात करते हैं, तो वह व्यक्ति जो उस टाइम पीरियड की प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार होता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता, तो उसको हम बेरोजगार कहते हैं। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं अंडर अनएम्प्लॉयमेंट की, यानी अल्प बेरोजगार के बारे में। तो अल्प बेरोजगार या अंडर अनएम्प्लॉय वो व्यक्ति होता है जिसको उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं मिलता, या फिर वो कोई जॉब तो कर रहा होता है, कोई काम तो कर रहा होता है, लेकिन उसका टाइम का जो है प्रॉपर यूज नहीं हो रहा होता है, या उसकी जो कैपेसिटी, उसकी जो क्षमता है उसका प्रॉपर यूज नहीं होता, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको काम नहीं मिलता, तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्प बेरोजगार कहते हैं। यानी व्यक्ति काम तो कर रहा है लेकिन उसकी क्षमता या कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो काम नहीं होता, ना ही उसके समय का पूरा उपयोग होता है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट यानी प्रछन्न बेरोजगारी। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट या प्रछन्न बेरोजगारी की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि मान लीजिए कि ये एक जो है जमीन का टुकड़ा है जिस पर 5 लोग काम करेंगे, वो काफी है, ठीक है, और उसमें से 3 लोगों को काम से हटा दिया। 5 लोग काम कर रहे थे ये सोच करके काफी है, लेकिन उनमें से 3 लोगों को काम से हटा दिया गया, लेकिन फिर भी जो टोटल प्रोडक्शन हुआ उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। कहने का मतलब है कि वो 3 लोग के काम करने या ना करने का प्रोडक्शन पे फर्क नहीं पड़ा, यानी वो 3 लोग एक्स्ट्रा थे। तो इस तरह की जो बेरोजगारी होती है उसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या प्रछन्न बेरोजगारी कहते हैं। यानी जो लोग हैं, यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें जरूरत से ज्यादा जो है लोग काम कर रहे हैं और कुछ लोगों को अगर काम से हटा भी दिया जाता है तो उसका प्रोडक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्शन डिक्रीज नहीं होता, और कॉमनली ऐसा जो एग्रीकल्चर है या फिर कृषि क्षेत्र है वहां ऐसा देखने को मिलता है। इस तरह की जो बेरोजगारी होती है उसको प्रछन्न बेरोजगारी या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। कई बार एग्जाम में जो है इसमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है आपका 3 मार्क्स में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इसे आप कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्टार मार्क कर लीजिए, ये एग्जाम में आता है आपका। अल्प बेरोजगारी यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट और प्रछन्न बेरोजगारी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है? अल्प बेरोजगार या अंडर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, लोगों के पास जॉब तो होती है लेकिन उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नहीं होती, उनका टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं होता, और जो उनकी क्षमता होती है उसके हिसाब से उन्हें काम नहीं मिलता। जबकि प्रछन्न बेरोजगारी में क्या होता है, जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, कुछ लोगों को काम से हटा दिया जाता है, फिर भी प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या होता है, इससे उत्पादक क्षमता कम होती है, प्रोडक्टिविटी जो होती है वो कम होती है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर कुछ लोगों को काम से हटा दिया जाता है फिर भी प्रोडक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई?
तो इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को रोजगार करने के लिए, देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज लाई जाती है। उसमें एजुकेशन की पॉलिसीज हो गई, इसके अलावा क्या कहते हैं, लोगों को जो ऐसे लोग जो बेरोजगार है उनको रोजगार प्रोवाइड करने के लिए भी सरकार के द्वारा जो है पॉलिसीज लाई जाती हैं। इसमें आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सरकार के द्वारा ऐसे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लाना जो रोजगार सर्जन करे, जिससे लोगों को रोजगार मिले। ठीक है, इससे क्या होगा, लोगों के पास जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, उनका जो लाइफस्टाइल है वो पहले से बेटर होगा। ठीक है, इसमें आपका पहले क्या दे रखा है, इंप्रूविंग एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर में अगर पहले से ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, ट्रेडिशनल मेथड की जगह हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करें, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करें, तो क्या होगा, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जो उसमें इन्वॉल्व होंगे और देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। अगर हम बात करते हैं सेकेंडली, जो हम अगर कुटीर उद्योग यानी स्मॉल लेवल की जो इंडस्ट्रीज है उसको डेवलप करें, लोगों को इकोनॉमिकली हेल्प करें, उनको लोन प्रोवाइड करें, तो क्या होगा, लोग जो छोटे लेवल से वस्तुओं का उत्पादन करेंगे और धीरे धीरे जो है वो ग्रो करेंगे और देश की इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। लोग अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के साथ साथ अपने जीवन को, अपने लाइफस्टाइल को भी पहले से बेटर कर पाएंगे। इसके अलावा इंप्रूवमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधारभूत संरचना जैसे सड़क हो गया, पुल हो गया, स्कूल हो गया, इसको अगर बेटर करेंगे तो बच्चों को ज्यादा अच्छी एजुकेशन मिलेगी, सारी फैसिलिटी अगर लोगों को मिलेगी तो लोगों का लाइफस्टाइल बेटर होगा, लोग जो है समय से अपने काम पर जाएंगे, टाइम की यूटिलाइजेशन होगा, बहुत सारी चीजें हैं। इनसे क्या होगा, इनसे रोजगार का सर्जन होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी और जो लोग हैं वो इकोनॉमिकली ग्रो कर पाएंगे। इसके अलावा एक्सपेंड सर्विस सेक्टर, यानी सेवा क्षेत्र का विस्तार, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है लोगों का सर्विस सेक्टर की तरफ जो है बहुत तेजी से इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। इस इन्वॉल्वमेंट का और भी ज्यादा एक्सपेंशन करने के लिए जरूरी है कि जो टेक्नोलॉजी है उसका अच्छे से यूज किया जाए, यूटिलाइजेशन किया जाए, साथ ही साथ इसको और भी ज्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश की जाए। जैसे आपका बैंकिंग हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, टूरिज्म सेक्टर हो गया, उसको और भी ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है। इसके बाद सरकार के द्वारा जो है समय समय पर बहुत सारे प्लान लाए जाते हैं, पॉलिसीज लाई जाती है, ताकि जो बेरोजगार लोग हैं उन लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया जा सके। इसी में एक है आपका मनरेगा। मनरेगा की बात करते हैं तो मनरेगा आपका 2005 में लाया गया एक रोजगार सर्जन से रिलेटेड प्रोग्राम है। इसको पहले नरेगा कहा जाता था। नरेगा मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने का गारंटी अधिनियम था ये, जिसको 2009 में जो है महात्मा गांधी के नाम पे 2 अक्टूबर 2009 में गांधी जी की जयंती पे जो है इसका नाम जो है मनरेगा कर दिया गया, इसमें एम जोड़ दिया गया, अब ये मनरेगा हो गया है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें जो अनएम्प्लॉय हैं उनको एम्प्लॉयमेंट यानी जो रोजगार है वो प्रदान करने की गारंटी दी जाती है। इसमें 100 दिनों की मजदूरी जो है ऐसे लोगों को प्रदान की जाती है जिनके पास रोजगार नहीं है, जो बेरोजगार है। ठीक है, इसके मेन फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला है आपका लीगल गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार के कानूनी गारंटी प्रदान करना। अगर जैसे उनको सड़क मतलब रोड बनाने में, कैनल्स का डेवलपमेंट करने में, वाटर कंजर्वेशन में, छोटे मोटे कामों में लगाना, ताकि जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके और उनका जो लाइफस्टाइल है वो बेटर हो सके। इसमें आपका जो रूल ये भी दिया है कि अगर जो है किसी को जॉब नहीं मिलती तो 15 दिन का बेरोजगारी भत्ता भी सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है प्रोवाइड रूरल एम्प्लॉयमेंट, यानी ग्रामीण स्तर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, रिड्यूस पॉवर्टी गरीबी को कम करना, इंप्रूव रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ग्रामीण स्तर पर जो आधारभूत संरचना, स्कूल, कॉलेजेस, पार्क, रोड, इन सबको बेटर करना, और इंक्रीज फैमिली इनकम, और बेसिकली जो परिवार की आय है उसको बढ़ाना, ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके और अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा करके एक अच्छा जीवन यापन कर सके। इसी के लिए सरकार के द्वारा रूरल लेवल पर मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल गारंटी अधिनियम जो है ये लागू किया गया, रोजगार अधिनियम, ताकि लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सके। 100 दिन की रोजगार की गारंटी लेता है, रोजगार नहीं मिलता तो उनको बेरोजगारी भत्ता या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है 15 दिन का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर या 3 नंबर में तो आता ही है ये क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे इसके अलावा जो आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है, इसके अलावा भी हमारे इकोनॉमी में और भी सेक्टर्स हैं। इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हिंदी में कहेंगे संगठित
क्षेत्र और दूसरा है असंगठित क्षेत्र। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपका 3 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, कई बार डिफरेंस करने के लिए भी आ जाता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है मुख्य रूप से गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड, ये सरकार से पंजीकृत होते हैं, इसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं और उनको फॉलो किया जाता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी पंजीकरण नहीं होता, कोई गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज या रजिस्टर्ड नहीं होता, ना ही इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर हार्ड एंड फास्ट रूल रेगुलेशन होता है जिसको फॉलो किया जाता हो। इसमें काम के घंटे जो होते हैं, जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो आपके फिक्स होते हैं, कितने बजे आप आओगे, कितने बजे जाओगे, आपकी सैलरी क्या है, ये सारी चीजें आपकी फिक्स होती है। जबकि असंगठित क्षेत्र में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका जो काम का पारिश्रमिक होता है, जो वेजेस होता है, वो आपका फिक्स नहीं होता। आप जितना काम करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाती है। इसके अलावा काम करने के जो घंटे होते हैं वो भी इरेगुलर होते हैं, वो अनिश्चित होते हैं, कुछ भी फिक्स नहीं होता। इसमें जॉब की सिक्योरिटी होती है और आपको वेतन के साथ, सैलरी के साथ जो है आपको पेड लीव भी मिलती है, मतलब आपको छुट्टी भी मिलती है। जबकि यहाँ पे जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, मालिक का जब मन करेगा वो जब आपको जॉब से निकाल देगा, और ना ही आपको कोई पेड लीव या कोई छुट्टी मिलती है। इसमें बात करते हैं तो आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका पीएफ कटता है, जो आपको बाद में जो है दिया जाता है जब आप रिटायर होते हो। इसके अलावा आपको पेंशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। जबकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इसमें किसी भी तरह की कोई सामाजिक या सोशल लेवल पर कोई सेफ्टी नहीं होती, कोई पेंशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गवर्नमेंट ऑफिस, बैंक, इसके अलावा आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो आपका स्कूल, ठीक है, जहाँ पे टीचर्स जॉब कर रही हैं। अगर हम बात करते हैं असंगठित क्षेत्र का, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो फेरी लगाते हैं गली मोहल्ले में, वो हो गया। टी स्टॉल पे काम करने वाला बच्चा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। कृषि मजदूर, घरेलू काम करने वाले जो लोग हैं, ये सारा आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं जिसे हिंदी में सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है, जिसकी ऑनरशिप की बात करते हैं, ऑनरशिप सरकार के पास होती है, यानी इसका स्वामित्व व संचालन जो है ये मैनेज किया जाता है पूरी तरीके से सरकार के द्वारा। प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में जो ऑनरशिप होती है वो किसी निजी कंपनी या किसी व्यक्ति के पास होती है। जो पब्लिक सेक्टर है इसका मुख्य काम होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है, एम होता है पब्लिक वेलफेयर के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, समाज के फायदे के लिए काम करना। जबकि प्राइमरी सेक्टर का जो मेन गोल होता है वो होता है अर्न प्रॉफिट, यानी ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, फायदा कमाना। तो अगर हम सार्वजनिक सेक्टर की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल है आपका इंडियन रेलवे, इंडियन पोस्ट, इसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस, ये सारे आपके सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। जबकि प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट कंपनीज, ये इसके एग्जाम्पल है जिसका मेन उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपको बता रखा है पूरी जो चैप्टर है उसकी समरी। इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमने इंडियन सेक्टर्स को पढ़ा है उसमें हमने 3 सेक्टर के बारे में पढ़ा, इंडियन इकोनॉमी के, प्राइमरी सेक्टर, उसके अलावा सेकेंडरी सेक्टर और फिर टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर बेस्ड सेक्टर कहते हैं क्योंकि इसमें सारी एक्टिविटी एग्रीकल्चर से होती है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज होता है। सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर इसको जो है औद्योगिक सेक्टर भी कहा जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। इसमें रॉ मटेरियल का यूज करके यूजफुल गुड्स तैयार किया जाता है। टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सेवाएं प्रदान की जाती है। आ गई बात समझ में? और ये सारी जो सेक्टर है आपस में इंटरलिंक्ड है। उसके बाद हमने एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बारे में पढ़ा। इसमें आपका ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जांपल है एक स्कूल की टीचर जिसका आने जाने का टाइम फिक्स है, उसकी सैलरी फिक्स है, उसको पेड लीव मिल रही है, मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, रिटायर होने पे पेंशन मिलेगा। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर में आप एक चाय वाले का एग्जांपल ले सकते हो, जिसके जो एक चाय वाले की शॉप पे काम कर रहा है, उसका आने जाने का टाइम फिक्स नहीं है, वो जितना काम करेगा उतनी सैलरी मिलेगी, उसे कोई पेड लीव नहीं मिलेगा, उसे कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। आगे बात समझ में? इसके बाद हम बात करते हैं ऑनरशिप के बेसिस पे। ऑनरशिप के बेसिस पे स्वामित्व के आधार पर 2 तरह के सेक्टर होते हैं आपके। पहला होता है पब्लिक सेक्टर, यानी जिसका स्वामित्व, जिसकी ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है। गवर्नमेंट का मेन जो एम होता है वो होता है पब्लिक वेलफेयर के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए काम करना। जबकि दूसरा है आपका प्राइवेट सेक्टर, यानी निजी। इसका मेन जो एम होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना, जिसमें प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस ये हो गए। तो इसके बाद हमने जीडीपी के बारे में बात की। जीडीपी के बारे में मैंने आपको बताया कि जीडीपी में फाइनल गुड्स एंड सर्विस का कैलकुलेशन किया जाता है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि देश जो है कितना डेवलप कर रहा है, कितना ग्रो कर रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बारे हमने मनरेगा के बारे में बात किया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल
एम्प्लॉयमेंट एक्ट, जिसमें हमने बात की कि 2005 में ये पारित किया गया था, जिसका मुख्य काम था कि जो बेरोजगार लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में उनको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। अगर 100 दिन का रोजगार उनको उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो उनको 15 दिन की बेरोजगारी भत्ता या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड करना। और इसका जो मेन एम है या मेन उद्देश्य है इस एक्ट का वो ये था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, उनके जीवन के स्तर को बेहतर करना, ठीक है, और आधारभूत संरचना है उसको बेहतर करना। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछना ना भूलें। और इस चैप्टर की पीडीएफ मैंने जो है आपके लिए टेलीग्राम पे डाल दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम से उस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।